साप्ताहिक करंट अफेयर में आज हम लोग देखने वाले हैं जुलाई मंथ का थर्ड वीक का करंट अफेयर, जो कि 7 दिनों के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं उन सभी को एक ही क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ओम सर क्लासेस आपके लिए हमेशा करंट अफेयर लाते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आक्तेन गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव किस राज्य में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? तो सिक्किम, ठीक है। कौन सा राज्य में? सिक्किम में। दोस्तों, यह कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम के पाक्योंग जिला में, ठीक है। कहाँ पे? सिक्किम के पाक्योंग जिले में। यह आधिकारिक रूप से पहला डिजिटल नोमैड गांव है, ठीक है। आधिकारिक रूप से भारत का पहला गांव है, ठीक है। नोमैड गांव है। दोस्तों, नोमैड गांव किसे बोला जाता है? तो वह व्यक्ति होता है नोमैड गांव में जो तकनीकी रूप से दुरुस्त होता है, टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा उपयोग करता है, वो ऑनलाइन कमाई करता है, जबकि वह अपने पसंदीदा जगह पे घूमते रहता है। किसी पे वो आश्रित नहीं होता है। वो ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं वो सब, ठीक है। तो उसी को नोमैड, डिजिटल नोमैड गांव के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, सिक्किम के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। सिक्किम राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य 2016 में बना था, ठीक है। कब? जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य जो बना था 2016 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह देश का पहला राज्य है जिसने जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत की थी। यह देश का जो पहला राज्य है, जो याद रखिएगा कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो कि जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत की थी। तो कौन सा है? तो सिक्किम है। जैविक मत्स्य पालन, ठीक है। यह पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और 2016 में 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा प्राप्त करने वाला भी पहला राज्य है, ठीक है। 2016 में भी यह खुले में 100% शौच मुक्त राज्य है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव बाजार किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो किसके सहयोग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और भारत मौसम विज्ञान के सहयोग से। इसके सहयोग से क्या किया गया है? तो मौसम डेरिवेटिव बाजार का शुरुआत किया गया है, ठीक है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। यह नई वित्तीय व्यवस्था किसानों और मौसम आधारित उपयोगों को अनियमित, जैसे वर्षा, लू, तूफानों जैसे जलवायु जोखिम को बचाने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? इसका जो कार्य है वो है, लू आता है या तो फिर अतिरिक्त वर्षा हो, या बिना समय का तूफान हो, तो ये सबसे क्या करेगा? बचाने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। NCDEX, ये क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है। क्या है? कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है, लिख लीजिएगा इसको। कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है जो किसानों और व्यक्तियों की कीमत निर्धारण और जोखिम प्रबंधन को सुविधा देता है, ठीक है। किसानों और व्यापारियों को, ठीक है, किसानों और व्यापारियों की कीमत का निर्धारण, जो उन लोग फसल उगाएंगे या तो किसी प्रकार का व्यापार करेंगे, उस पे उनकी कीमत का निर्धारण NCDEX द्वारा करेगा, ठीक है। जो इसका स्थापना हुआ था वो 2003 में किया गया था, NCDIX का, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका और भी है। इसका जो अभी निदेशक है दोस्तों, CEO और निदेशक, वो अरुण रास्ते है। कौन है? अरुण रास्ते, ठीक है। नेक्स्ट है IMD। कौन है? IMD, भारत मौसम विज्ञान। दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था वो लिख लीजिएगा, 1875 में हुआ था। यह एक मौसम एजेंसी है। कौन है? राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है।
राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है। ठीक है। यह विभाग जो है मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और कृषि सिंचाई जैसे सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपिडियम ऑस्मिकम नाम की एक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है? तो कहाँ पे? असम के जो है दिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ? दिब्रू के सेखेवा सिखेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रेपिडियम ऑस्मिकम नाम की नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है? तो कौन, कहाँ पे? दिब्रू सेखेवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये जो खोज किए थे वो दो व्यक्ति थे, कौन कौन? डॉक्टर जिंटू शर्मा, डॉक्टर जिंटू शर्मा, और एक थे ख्यांतित ख्यानजीत सॉरी ख्यानजीत गोगोई। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्हें और भी अलग नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा पक्का, ऑर्किड मैन ऑफ असम। ठीक है, ऑर्किड मैन ऑफ असम, इसको इन दोनों को नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये ऑर्किड है जिसे हम लोग और सिया यानी ऑर्की डेसी परिवार के मानते हैं। ठीक है, ऑर्किडेसी परिवार के मतलब कुल के है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसका जो खासियत है वो है फूलों के पौधे का विशाल और विविध समूह होता है। ठीक है, ये पौधे अपने आकर्षण यानी कि फूलों और रंग बिरंगे रंगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये अधिकतर है वो पठारी या तो फिर मरुस्थलीय क्षेत्र या तो और भी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ग्लेशियर को छोड़ करके यानी ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे छोड़ करके और सभी जगहों पे पाया जाता है। भारत में टोटल 1265 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से पूर्वोत्तर भारत में 800 से अधिक। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मतलब असम, मेघालय, शिलोंग, ये सब जो है राज्यों में जो है 800 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो प्रजाति पाई जाती है असम में 414, या अकेले असम में 414 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस सैन्य परिदृश्य को 2024 से 25 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कहां पे? मराठा सैन्य परिदृश्य में। कहां पे? मराठा सैन्य परिदृश्य को आज अभी हाल ही में मतलब अभी टोटल 43 है, जिसमें से एक प्लस कर दिया गया है धरोहर के रूप में, वो मराठा सैन्य परिदृश्य को। ठीक है, तो टोटल अभी हो गए 44 टोटल, क्या यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में। ठीक है दोस्तों, भारत में इसके पहले जो 43वां था वो था असम के चाराई देव के मोईदम। जो 43वां था वो था चराई देव के मोईदम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और पूछा भी जा सकता है कि 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में 43वां कौन सा था? तो आसाम के चाराईदेव की मोई दम। ठीक है, जो कि 2024 में शामिल किया गया था। ठीक है, और जो 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को। ठीक है, वर्तमान में अभी टोटल 44 धरोहर, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं। अभी 34 जो है वो सांस्कृतिक है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक है। 7 जो है प्राकृतिक है, 7 है नेचुरल है, और एक मिश्रित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा वहां पे है, जिसमें 5 सांस्कृतिक, एक प्राकृतिक है। याद रखिएगा इसको, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कर्नाटक सरकार के नए मौजूदा नियमों के अनुसार डिजिटल ई स्टाम्पिंग प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित बनाना। ठीक है। क्या है? प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित बनाना। दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है स्टाम्प पेपर लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कराया जाएगा, जो कि इससे पहले 2008 में ये शुरुआत हो चुका था। ठीक है। 2010 सॉरी 2010 में शुरुआत में हुई एक बड़ी नकली घोटाले के कारण 2008 में यह स्टाम्पिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक है। दोस्तों, यह 14 जुलाई 2025 को 2025 को अधिसूचित किया गया है और महीने के अंत तक डिजिटल ई स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने की संभावना है। ठीक है। कब तक? तो जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, और प्रस्तावित हुई थी, अधिसूचित हुआ था 14 जुलाई को। कब हुआ था? या 14 जुलाई को। तो इसको याद रखिएगा। ये जुलाई अंत तक ये प्रणाली शुरू हो जाएगी और 14 जुलाई को ये लागू हुआ था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की कुल समयावधि कितनी है? तो इसकी कुल समयावधि कितनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुल 6 वर्ष की है। ठीक है। यह योजना मूल रूप से केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी। यह जो ये बजट है वो ये योजना वो 2025 टू 26 में की गई थी। वार्षिक इसका जो परिव्यय होगा वह 24,000 करोड़ का होगा। कितना होगा? 24,000 करोड़ का होगा। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट अंडमानी जनजाति का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? तो किस कारण से है? तो दोस्तों, इसका एक पौराणिक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में एबरडीन की लड़ाई हुई थी। इस कारण से अभी हाल ही में इसका ग्रेट इन अंडमानी जनजाति का ऐतिहासिक महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो 1859 में लड़ाई हुई थी, एबरडीन की लड़ाई। ठीक है। उसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया था। वहां पे ब्रिटिश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है, वहां पे क्या हुआ था कि ब्रिटेन जो हस्तक्षेप किया था, वहां पे 400 से 500 योद्धा वहां के हस्तक्षेप किए थे। उस समय से महोत्सव मनाया जाता है और वहां वो जीते थे। ठीक है। इसके कारण से महोत्सव मनाया जाता है। उस द्वीप पे टोटल 19 द्वीप में फैली हुई है ये जनजाति टोटल। ठीक है। जिसकी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, वह 27,000 से अधिक है। 27,000 से अधिक है। इसका जो जनजाति है, ये जनजाति है, इसका आजीविका है जो शिकार, संग्रह, डोंगी निर्माण और हस्तशिल्प, मतलब हस्तशिल्प का जितने भी कढ़ाई उड़ाई है वो उन लोगों का पेशा है। ठीक है। तो उन लोग से वो जीवन यापन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन सरकार ने आगामी आम चुनाव 2029 से मतदान की न्यूनतम आयु को कितने स्तर तक घटा दिया है? दोस्तों, अब ये जो ब्रिटेन सरकार है वो टोटल 16 वर्ष में ही अब वोट देने का अधिकार दे दिया है। ठीक है। 16 वर्ष में ही वोट देने का अधिकार दे दिया। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। इस कारण से 16 वर्ष के आयु के बाद से ये किसी भी चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। कौन सा सरकार? ब्रिटेन का सरकार। ठीक है। तो हो सकता है कि भारत में भी इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्बैक्स 2025 अभ्यास में भारत ने किन प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को शामिल किया है? तो किन प्लेटफॉर्मों को शामिल किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, INS दिल्ली और INS सतपुड़ा। इसके अलावा दो और भी है, INS INS किल्टन और एक और है INS शक्ति। INS शक्ति। ठीक है। इसको याद रखिएगा, है ना। अ, दोस्तों, सिनेमैक्स 2025 भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत होते नौसैनिक संबंधों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का हाल ही में भारत द्वारा किस परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदीपुर रेंज। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा से। ठीक है। इसका सही आंसर है।
दोस्तों ये जो निर्माण किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि ये जो पृथ्वी टू और अग्नि टू मिसाइल्स है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि स्वदेशी है। ठीक है, क्या है? स्वदेशी है ना। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है वो याद रखिएगा 17 जुलाई 2025 को। ठीक है, 17 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, गुजरात में शुरू की गई जीनोम अनुक्रमण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जनजातीय समुदायों में अनुवांशिक रोगों की पहचान करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि सिकलन सेल एनीमिया जो है, थैलेसीमिया है और वंशागुप्त कैंसर जैसे अनुवांशिक रोग है उसके समय पर पहचान कर लेना। इस कारण से जीनोम अनुक्रम परियोजना की शुरुआत किया गया, उद्देश्य यही है। ठीक है, गुजरात भारत का पहला वह राज्य बना जिसने जनजातीय समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत किया है। ठीक है, ये पहला राज्य है। ये किसके द्वारा लागू किया गया है तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीबीआरसी द्वारा लागू किया गया। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा इसलिए लागू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप लोग अगर जान रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मसातो कांडा को, किसे? मसांतो कांडा 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जापान और के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सलाहकार भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, नई चेतना 3.0 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, ये जो तीसरा संस्करण है जो लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए शुरू किया गया है, ये जो संस्करण है वो तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण है, जो कि इसका उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा से लड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह ग्राम विकास मंत्रालय के तहत डीएनआरएल द्वारा आयोजित किया गया है। इसके द्वारा डीएनआरएलएम द्वारा आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुग वैली जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? चुग वैली, तो दोस्तों यदि आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ पे है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो वैली है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, और ये किस लिए जानी जाती है तो एक समय में घने कॉस्मोस फूलों के लिए जानी जाती थी। ठीक है, कौन फूलों? कॉस्मोस फूल थे तो उसके लिए जाने जाते थे। दोस्तों ये अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अधिक मानव यहाँ पे मतलब बहुत लोग यहाँ विजिट करते हैं, जिसके हस्तक्षेप के कारण सिकुड़ गए ये सब जो फूल है। इस घाटी में हरे घास के मैदान, चीड़ के पेड़ और दिहिंग नदी है। ठीक है, ये क्षेत्र में याद रखिएगा कौन सी नदी है? दिहिंग, दिहिंग नदी है। ठीक है, और यहाँ पे एक समुदाय भी वास करते हैं जिसको बोलते हैं दुहुगबी, दुहुम्बी, दुहुम्बी मोनपा। यहाँ एक जनजाति है। ठीक है, समुदाय जिसको बोल सकते हैं हम लोग, समुदाय। ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों 2024 में जो है, 2024 में चुंग वैली को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला था। ठीक है, पर्यटन गांव पुरस्कार जीता था इसने चुंग वैली। ठीक है, 2024 में। और यहीं पे एक डम्बू का हेरिटेज डाइन ने जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये तो वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन चुंग वैली को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये समाचारों में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो किसने रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो यदि आप लोगों को पता है तो पक्का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। यह जो रिपोर्ट है पृथ्वी के जल संसाधन पर जलवायु, पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करेगा। इसका जो कार्य है दोस्तों वो क्या करेगा? तो जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन करेगा। ठीक है, दोस्तों ये जो WMO है, एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, ये WMO है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर है ओमान की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर विरोध में मारे गए 22 लोगों की याद में। ठीक है, दोस्तों क्या हुआ था कि 13 जुलाई को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके दौरान डोगरा शासक जिसके दौरान जो थे डोगरा शासक के जो पुलिस थे 22 करीब कश्मीरी मुसलमानों को गोली मार दी थी। इस कारण से वहां पे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्मृति मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। दोस्तों ये 26 जून 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा था। इसके पहले दोस्तों 1984 में इसके पहले जो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने कौन? तो राकेश शर्मा। ठीक है, इसके पहले राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद शुभांशु शुक्ला। लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो ISS पर नहीं गए थे। ठीक है, ISS पर नहीं गए थे, वो अंतरिक्ष में गए थे बट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं पहुंचे थे। ठीक है, और दोस्तों ये रिटर्न हुए थे 15 जुलाई को। ठीक है, ये याद रखिएगा कब गए, 26 जून को, और रिटर्न हुए 15 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब सरकार द्वारा 2025 में लाया गया पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक मुख्यतः किन उद्देश्यों के लिए लाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवित्र ग्रंथों के प्रति अपमानजनक कृत्यों को रोकने के लिए। ठीक है, जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे समुदाय या दूसरे रिलीजन के प्रति गलत टिप्पणी करते हैं, तो उसके विरुद्ध में एक विधेयक पास किया गया है अपराध को लेकर के, जिसमें बहुत सारे दंड देने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिलीजन के ग्रंथों के प्रति अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, 3 लाख तक की जुर्माना हो सकती है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना दोस्तों। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। इस साप्ताहिक क्लास में जितने भी 7 दिनों के अंदर घटनाएं घटी या तो चर्चा में रही न्यूज़ें, वो एक ही क्लास में हम लोग कवर किए। दोस्तों इन क्लासों से अधिक चांस बनता है कि एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिले, तो अब टोटल क्वेश्चन को आप रिमाइंड करके जरूर देखिएगा और नोट डाउन पक्का कीजिएगा, क्योंकि अब का जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप से आ रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप ना देख करके, आंसर को ना देख करके उसके डिस्क्रिप्टिव को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो मैंने बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में, और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।